आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे देश का मिशन स्टेटमेंट हो। वो एक बुनियादी वादा जो एक राष्ट्र अपने हर नागरिक से करता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारे पूरे भारतीय संविधान की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। असली ताकत असल में इन्हीं शब्दों के अंदर छिपी हुई है। तो सवाल उठता है कि ये प्रस्तावना आखिर है क्या। देखिए, इसे संविधान की आत्मा और उसका आईना कहा जाता है। बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह जो हमें पहले ही बता देता है कि इस संविधान को बनाने का मकसद क्या है और इसके पीछे के सिद्धांत क्या होने वाले हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम इन 6 जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। हम देखेंगे कि ताकत का असली सोर्स क्या है, भारत की पहचान किन शब्दों से बनती है, हमारे देश के लक्ष्य क्या हैं, ये वक्त के साथ कैसे विकसित हुई और आज भी ये इतनी अहम क्यों है। चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे संविधान को इतनी शक्ति, इतना अधिकार आखिर मिलता कहाँ से है? जवाब बहुत ही सीधा और साफ है। ये अधिकार सीधे भारत के लोगों से, यहाँ के नागरिकों से मिलता है। संविधान के ये जो शुरुआती शब्द है ना, हम भारत के लोग, ये लोकप्रिय संप्रभुता का ऐलान करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे बड़ी ताकत जनता है, कोई राजा या कोई बाहरी शक्ति नहीं। सरकार लोगों से है और लोगों के लिए ही है। अब आते हैं उन 5 बेहद जरूरी शब्दों पर जो प्रस्तावना में भारत के मूल चरित्र को तय करते हैं। कह सकते हैं कि ये शब्द भारत की पहचान की नींव हैं। पहला शब्द है संप्रभु, मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से पूरी तरह आजाद है। हम अपनी नीतियां खुद बनाते हैं, किसी और देश के कंट्रोल या दबाव में नहीं। अगला शब्द है समाजवादी। अब देखिए, भारतीय संदर्भ में इसका लक्ष्य है आर्थिक बराबरी लाना और गरीबी को कम करना। ये शब्द बाद में 1976 में जोड़ा गया था। इसका मकसद लोकतांत्रिक तरीकों से समाज में आर्थिक समानता लाना है। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि सरकार या राज्य की नज़रों में सभी धर्म बिल्कुल बराबर हैं। भारत का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यहाँ हर किसी को अपने अपने विश्वास और धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक। ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही चुनी जाती है। शक्ति का जो असली सोर्स है वो वोट के जरिए लोगों की मर्जी ही है। और 5वां मूल मंत्र है गणराज्य। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो किसी वंश के आधार पर नहीं मिलता। वो एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, किसी राजा की तरह नहीं, जिनकी गद्दी उनके बच्चों को मिले। तो ये तो थे भारत की पहचान बताने वाले 5 मूल मंत्र। अब जरा ये देखते हैं कि प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को कौन से बड़े लक्ष्य हासिल करवाने का वादा करती है। ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर एक आदर्श राष्ट्र बनाने की कल्पना की गई है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के लिए किया गया एक बहुत बड़ा वादा है। चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। सबसे पहले न्याय, और ये सिर्फ अदालतों वाला न्याय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह का न्याय। फिर है स्वतंत्रता, कुछ भी सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने और उसकी उपासना करने की आज़ादी। इसके बाद है समानता, यानी समाज में सबकी प्रतिष्ठा बराबर हो और सभी को आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिले। और सबसे जरूरी बंधुता, मतलब भाईचारा, जो हर व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता को पक्का करे। देखिए, प्रस्तावना कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बस एक बार लिख दिया गया। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसे हमारे इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं और अदालती व्याख्याओं ने एक नया आकार दिया है। आइए देखते हैं कि इसका सफर कैसा रहा। इसकी जड़ें हमें 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में मिलती हैं, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। फिर 1949 में इसे संविधान के साथ अपना लिया गया और इसके बाद 1976 में एक बहुत ही अहम मोड़ आया। साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द शामिल किए गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये जानना जरूरी है कि ये इकलौता मौका है जब प्रस्तावना में कोई बदलाव किया गया है, जो इसके मूल महत्व को और भी बढ़ा देता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है केशवानंद भारती केस की। इस ऐतिहासिक फैसले ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा यानी उसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं
उनको नहीं बदल सकती। ये हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक कवच की तरह काम करता है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद आखिर में ये सवाल आता है कि प्रस्तावना इतनी जरूरी क्यों है। असल में इसका काम सिर्फ एक परिचय देना नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा बड़ा है। ये एक कंपास की तरह है जो पूरे संविधान को सही दिशा दिखाती है। ये एक लाइट हाउस की तरह है जो कानूनों को समझने और उनकी व्याख्या करने में हमारी न्यायपालिका की मदद करती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे देश के आदर्शों और मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी। प्रस्तावना सच में हमारे संविधान की आत्मा है, उसका सार, उसका दर्शन और उसका सबसे बड़ा वादा। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि एक राष्ट्र के इस ब्लूप्रिंट के तौर पर 1949 में किया गया ये वादा आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है, और ये भविष्य में हमारा मार्गदर्शन कैसे करता रहेगा। इस पर विचार करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।